राजीव जी रिष्ट पुष्ट आदमी है, बाल बच्चेदार हैं, बहुत अच्छी नौकरी करते हैं और बहुत जल्दी प्रोफेसर बनने वाले हैं। आप आपको वो किस दृष्टि से बेचारा लग रहे हैं वो? नहीं नहीं, मैं ठीक ही है। सोचती थी कि शायद उस वजह से लिख दे, उस वजह से वो लिख देते हो। सर आज की दुनिया में सर हर सब्जेक्ट एक दूसरे से अटैच है, इकोनॉमिक्स से अटैच, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी से अटैच है, हिस्ट्री से अटैच है, उस लिखते हैं हम उसी तरीके से। लेकिन मैंने सोचा कि शायद ये जानकारी देने के लिए सूचना है तो इस पे डालना, फिर कोई कहता भी नहीं था डालने के लिए, तो फिर थोड़ा सा मुझे अटपटा लगता था, इसलिए मैं नहीं छूती थी उस आपके प्लेटफॉर्म नहीं नहीं, को, चलिए, पीसीएस वर्ल्ड। अब देखिए, अब था तो वो जानकारी के लिए, लेकिन अब जब राजीव जी अपने भावनाओं को संभाल नहीं पाए, कंट्रोल नहीं कर पाए, तो अब ये सब इतने इतने वरिष्ठ हो गए हैं ना कि इनको कुछ कहने में हम लोगों को भी लिहाज लगता है। और ये तो बहुत नहीं मैं ही समझ रही फुटभट हूँ सर। कवि है। तो इसलिए खैर कोई बात नहीं, स्वागत है सबका। आप भी अपना कुछ सर लिखिए। हम लोग अपने भावनाओं, सर हम लोग अपने भावनाओं की भड़ास फेसबुक पे निकाल लेते हैं, और ये लोग नहीं, भड़ास मत लोग कहा कीजिए, भड़ास हैं। मत कहा कीजिए, भड़ास मत कहा कीजिए। केवल केवल कोरोना का नेगेटिव होना शुभ संकेत है। बाकी चीजें नेगेटिव नहीं होनी चाहिए जीवन में। ठीक है जी, चलिए, हाँ वो तो। धन्यवाद। धन्यवाद, हाँ आप आती रहिए। और स्वास्थ्य का ध्यान रखिए ठीक, अपने। ठीक है सर, ओके। हाँ डॉली जी, ये डॉली निमेश का कैमरा क्यों बंद है भाई? डॉली, क्या कैमरा क्यों बंद किया था तुमने? सर फोन के लिए। गुड है? मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। लगता है तुम अभी तक वो जो तुम्हारे रुपए चोरी हुए थे, तो लगता है उस शौक से तुम अभी तक तुम उबर नहीं पाई हो। है? सर ऐसे तो कुछ नहीं है। इसको इसको अपने मुंह के पास लगाओ, आवाज तुम्हारी कम आ रही है, लीड को। सर मैं ईयरफोन लगा लूंगी अभी थोड़ी देर में। अच्छा, कहाँ हो आजकल आप? सर घर पे। अच्छा, दिल्ली में हो ना? हाँ जी। चलो ठीक ठीक है। ये अपने, हाँ भानु, बहुत खुश हो रहा तू, मैं तेरे को देखा हंसता हुआ। कौन सा सर भी आ गए हैं क्या? भानु? सर सर नहीं जुड़े हैं सर अभी तक। अच्छा, ये हेड के नाम से दो दो लिंक कैसे आ गया है? सर एक सर लैपटॉप पे चलाया सर मैंने, और एक सर मैंने फोन से अच्छा, चलाया हुआ है। ठीक ठीक। ठीक है बेटा। सर उसके मणि लिए प्रभा रिकॉर्डिंग के लिए। आर्या। अच्छा मणि जी, तभी तो मुझे लगा था कि मैं नाम और चेहरे में तादाद जोड़ नहीं पाऊंगा इतने दिन बाद। 6 महीना हो गया। मणि जी, आपका कैमरा फिर बंद हो गया। अच्छा, कैमरा किसी को बंद नहीं करना है। जिसका कैमरा बंद हुआ, इसीलिए भानु जी इस क्लास के मॉनिटर हैं। जिसका कैमरा बंद हुआ, एक बार उसको वार्निंग दी जाएगी, दूसरी बार में उसको क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है? अभी आप लोग नमस्ते ये जो सर। मेरा हंसता हुआ चेहरा, हेलो, अभी आप लोग ये जो मेरी नमस्ते सर। मुस्कुराहट देख रहे हैं, इसके पीछे एक सख्त आदमी का भी चेहरा है। तो वो शक्ति कहाँ होगी परिलक्षित? वो आप सबके रिमूवल में होगी। अगर कैमरा किसी के बंद हुआ तो आउटराइटली रिमूव हो जाएंगे। इसके लिए आप लोगों को तैयार रहना है, और जो रिमूव होगा वो देख लीजिए। ये तो फिर कार्रवाई जो होती है, अप्रिय कार्रवाई होती है ना। और मणि जी, आप बताओ, आप कहाँ हो आजकल? आप गुड़गांव में हो क्या? सर बढ़िया। सर दिल्ली में। अच्छा दिल्ली में हूँ अच्छा अच्छा सर। अच्छा। चलो ठीक है, सॉरी मेरा थोड़ा लेट हो, जी। ये किसने लिखा है भाई? चलो कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है मणि जी, बहुत अच्छा लगा आपसे। और कौन है ये? मेघा गोयल। जी सर। मेघा जी, आपने दिया जला रखा, अपनी फोटो लगाइए। हाँ, कहाँ हो मेघा? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और बताओ क्या हाल है? बढ़िया सर। कैमरा आपने अभी ऑन किया कि जब से ज्वाइन किया तभी से ऑन है आपका? ऑन है सर। है? सर कैमरा तो ऑन है। क्या हुआ? मुंह के पास लगाइए, मुंह के पास लगाइए बोलने के लिए। सर आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ, अब आपकी आवाज आ रही है। मैं कह रहा हूँ, कैमरा आपने अभी ऑन किया या ज्वाइन करते करने से ही ऑन हो गया है? नहीं सर अभी ऑन किया है। अच्छा, कैमरा ऑफ करेंगे तो आप क्लास से बाहर हो जाएंगे, ठीक है? जी सर। ठीक है, जी सर। चलो ठीक है, ठीक ठीक। ये है नेहा। नेहा, अरे अच्छा, हाँ, नेहा का चेहरा कुछ याद आ गया। हाँ नेहा जी, आपके नाम में ये अगला शब्द क्या लिखा है? नेवल है क्या? सर। हाँ जी सर। नेहा सर एक्चुअली नेवल? ईमेल आईडी इसी नाम से बनी हुई है। अच्छा, हाँ जी। नेहा नेवल है।
अच्छा अच्छा अच्छा, चलो जी सर। ठीक है, आपका स्वागत है क्लास में। और कैमरा अपना ऑन ओके रखना सर। है, ठीक है। प्रमोद पांडे। ओके सर। प्रमोद जी क्या हाल है? आप पहले अनम्यूट कीजिए। हाँ हाँ प्रमोद जी, बहुतों के लिए कैमरा ऑन करना जैसे दरवाजा खोलना हो जाता है। चलो आप तब तक कैमरा ऑन करती है, तब तक मैं इनसे मिलता हूँ, राजकिशोर जी से। राजकिशोर जी, आपने सर कैमरा अभी ऑन प्रणाम। किया या शुरू? प्रणाम प्रणाम, आप नहीं कैमरा सर, अभी ऑन शुरू किया कि शुरू? मेरा शुरू से आना है सर मेरा। प्रणाम सर। हाँ हाँ प्रणाम भाई प्रणाम, और सब ठीक है? हाँ सर ठीक है। कहाँ हो आप? जहाँ पर कॉलेज है वहां पर हो या अपने पैतृक निवास पर हो? राजकिशोर जी, हेलो। राजकिशोर जी, प्रमोद जी, हो गया आपका ऑन? कैमरा ऑन हो गया? अनम्यूट हो गया आपका? अच्छा, अभी अनम्यूट में लगे हैं। रजत, क्या हाल है? हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ठीक है। जी सर। अ, कैसे? तुम्हारे कोर्स में ये पेपर है क्या रजत? रिसर्च हेलो मेथोडोलॉजी? सर। नहीं सर, कॉलेज सहारनपुर में हूँ। नहीं नहीं, सहारनपुर में हूँ सर। अभी अभी रुकिए जरा, अभी रुकिए राजकिशोर जी। अभी मैं बात कर रहा हूँ रजत कोहली से। रजत जी, जी सर। आपके कोर्स में ये पेपर है क्या, रिसर्च मेथोडोलॉजी? सर अभी हमें सिलेबस ही प्राप्त नहीं हुआ। अच्छा चलो, वो तो प्राप्त हो जाएगा। तो सिलेबस क्यों प्राप्त नहीं हुआ? अपने यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे सिलेबस पड़ा हुआ है, आप वहां से उसको डाउनलोड कर लें। जी सर, मैं डाउनलोड करूंगा। हालांकि मुझे पता है दो तीन पेपरों का, जिसमें कि एक स्टेट पॉलिटिक्स है और नहीं नहीं, आप सर पूरा सर जो सर आप, ने पढ़ाना शुरू किया है अभी, कुछ पांच कोई बात नहीं। बुक्स हैं उसमें। हाँ हाँ, रुको रुको तो रुको मुझे भी, रुको रजत जी, रुको जरा। आप अपने वेबसाइट से सिलेबस को डाउनलोड कर लो, तो आपके पूरे कोर्स का पता लगेगा कि आपके कोर्स का आउटलाइन क्या है आपका। ठीक है, ठीक है। राजीव जी, राजीव जी, बड़ा अंधेरा है आप जहां बैठे हो। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, मैं कह रहा हूँ आप जहां बैठे हो, बड़ा एक तो लाल रंग की दीवार है, और ऊपर से लाइट ऐसी दीवार से चिपकी पड़ी है कि आपका चेहरा ठीक से दिख ही नहीं रहा है। नहीं, कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन लाइट पर्याप्त पर्याप्त आनी चाहिए, ठीक है ना? सर अब ठीक हुआ? हाँ, अब परहेज बहुत अच्छा हुआ है। और आपका चेहरा थोड़ा सा अगर लाइट की तरफ हो तो चेहरा और अच्छा दिखेगा। देखो, ये आपको कह रही है बेचारा, कह रही है, ठीक है। तो ये आपको इसी अंधेरा देखकर कहा इसने इसने जो अंधेरा दिखा आपका ना। सर आया? हाँ हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आपका बहुत अच्छा है। राजीव जी, कौन बचा? ये सर्वेश्वर पांडे हैं। सर्वेश्वर जी, कहाँ हो आप? देवरिया में हो कि मेरठ में हो? सर्वेश्वर जी, देवरिया में है। देखो भाई, आधे लोगों को तो म्यूट अनम्यूट करने में ही बड़ा कष्ट हो रहा है। हो गया आपका? अनम्यूट हो गया? सर अनम्यूट किए हुए हैं। हाँ सर है। अच्छा, प्रणाम सर। हाँ हाँ, अनम्यूट हो गया आपका। प्रणाम भाई प्रणाम। कहाँ हो आप? यहाँ मेरठ में या देवरिया में है? सर देवरिया में है सर अभी। अच्छा, देवरिया। और घर पे सब ठीक है? सब सर्वेश्वर जी, हेलो, लगता है हाँ सर। सिग्नल वीक है। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप आ गए हैं, आपका स्वागत है। शशांक, शशांक, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये तुमने अपने बाल इतने चिपका रखे हैं या बाल छोटे करा लिए हैं? नहीं सर, चिपका रखे, नहा के बैठे हैं ना सर, वो ऐसे झाड़ लिए हैं तो चिपक गए सारे। देखो, ऐसा मत करो संकेत की बाकी लोग बिना नहाए बैठे हैं, सब नहा के बैठे हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ हो आजकल आप? कहाँ आजकल रहना हो रहा है? सर नोएडा में।
अच्छा, नोएडा में है, चलिए ठीक है। और घर में जी सब ठीक सर। है सब? जी सर बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। सुधांशु, सुरेश जी बचे हैं अभी। सुरेश जी। जी सर, हम भी बच्चे हैं। हाँ, आ रहा हूँ भैया, आ रहा हूँ, हौसला रखो। जिन्हें जल्दी थी ना, मैंने कई बार कहा है। बाकी लोग अपने आप को म्यूट कर लेंगे, केवल सुरेश जी अनम्यूट रहेंगे। मैं चेक करता हूँ। प्रमोद, अपने आप को म्यूट करो अपने आप को। प्रमोद जी। और कौन म्यूट नहीं है? गुड मॉर्निंग सर। करो कि हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक मिनट सुरेश जी। जी सर। हाँ, कैसे हो सुरेश जी? अच्छा हूँ सर। रहना कहाँ होता है आपका? इस समय मेरठ में ही हूँ सर। अच्छा, मेरठ में ही है। अच्छा, चलिए। आपका और जो इनका राजीव जी का जो जी सर। चेहरे और प्रकाश का जो अनुपात है ना, या जो कोण है, वो थोड़ा गड़बड़ है। इसलिए आप दोनों का चेहरा स्पष्ट नहीं दिख रहा है। और आपको पता है कि मैं बिना चेहरा स्पष्ट देखे मुझसे पढ़ाया नहीं जाता मुझसे। तो ठीक सर, मैं अगली अभी बार से, हाँ, अगली बार से थोड़ा सा ऐसे ठीक बैठना है एंगल से कि चेहरा साफ दिखे। ठीक है। ठीक। सुधांशु, सुचि तोमर, सर्वेश पांडे, राजीव कुमार जतकोली, राजकिशोर, प्रमोद, नेहा, मोनिका, मेघा, मणिप्रभा, डॉली, अनीता, अक्षय। कौन कौन सा मैं अभी बचा हुआ हूँ? सबका तो हो गया। शुभम है, शुभम है, हाँ। हाँ, शुभम। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। शुभम, आपकी नेक दिख रही, चेहरा कम दिख रहा है आपका। अपना थोड़ा एंगल ठीक करो कैमरे का। आपका नेक दिख रहा है पूरा, और आपका फेस नहीं हाँ दिख सर, वो रहा। गुड मॉर्निंग थोड़ा सर। ऊंचा करो थोड़ा अपना कैमरा। चेहरा तो और नीचा नहीं हो पाएगा ना, कैमरा ऊंचा हो सकता है। और बताओ, गुड क्या हाल मॉर्निंग है? सर। क्या हाल है शुभम? बढ़िया सर। बहुत दिन से आपने कुछ लिख के नहीं भेजा, हाँ सर, थोड़ा सा अभी या कुछ कूटनीति लॉग हो ही नहीं रही है? नहीं सर, हो रहा है वो, वेबिनार्स वगैरह हो मोदी रहे हैं, बट वही मोदी जी का जो चरित्र है ना, जी। वो देखो। अपनी एक जो साथी है, ये कह रही है कि मोदी ने जो आफत मचा रखी है, उससे लिख लिख के बेहाल हो रही है फेसबुक पे लिख लिख के। हालांकि हम लोगों ने कुछ पढ़ा नहीं इनको, क्योंकि इनके मित्र मंडली हम लोग नहीं शामिल होंगे। और मोदी जी की कूटनीति बंद होने से लगता है आपका लेखन बंद हो गया। नहीं सर, एक्चुअली सबसे पहली बात है, एज अ पॉलिटिकल साइंस के हमें जो रिसर्चर या स्टूडेंट होने के नाते किसी भी आइडियोलॉजी को मानना नहीं चाहिए, अच्छी है या बुरी है। और हाँ। सब ठीक है, सारी आइडियोलॉजीज अच्छी होती हैं, बुरी होती हैं, अच्छा, तो ये किसने एनालाइज कहा नहीं करना मानना? चाहिए बस। ये किसने कहा नहीं मानना चाहिए? ये सर किसने ये कहा नहीं मेरा मानना मान चाहिए? आपका सर मानना है, मेरा हाँ। मानना है। तो इसमें कहना चाहिए कि मेरा मेरा मानना है। ठीक है। जी सर। मेरा मानना कहने से फिर व्यक्ति के कहने का जो स्कोप होता है, उसका जो कैनवस होता है, वो खुद तक हो जाता। नहीं तो लगता है कि आप सबके लिए आप कह रहे हैं। सबके लिए नहीं कहना चाहिए ऐसी बातें। ठीक है। जी सर। और कोई बचा हम में से जिससे बात मेरी नहीं हो पाई अभी तक? 21 लोग हैं हमारी क्लास में। आज मैं लिस्ट में मंगाता हूं, मैं देखता हूँ कितने बच्चे हैं अपनी क्लास में। चलिए, सर अजय ठीक भी है। नहीं आया, भानु उसकी जी। तबीयत खराब है। कौन नहीं आया? जी सर। अजय अजय की तबीयत खराब है सर। हाँ हाँ, अजय नहीं आया, अजय नहीं आया। भानु जी, एक बार आप जी थोड़ा थोड़ा चेक करते रहे कि जी जो सर। हमने, अच्छा, 3 हमको एक बार फिर अपने में इंस्ट्रक्शंस को दोहराता हूं मैं। पहली बात तो ये कि हम सब पूरी तरह से विजिबल रहे कैमरे में। जहां बैठे वहां पर हमारा एम्बियंस, हमारा जो वातावरण है, वो कम से कम दृश्यमान हो, दिखे सब कुछ। हम क्लास में अटेंटिव रहे। और आपको पता है कि मेरा पढ़ाने का अभ्यास ऐसा है कि मैं, जैसे मेरा एक आर्गुमेंट पूरा होता है, जैसे मैं एक बात पूरी करता हूं, तो मैं बिना आप सबसे तुरंत फीडबैक लिए, समझ आई कि नहीं आई, मुझसे रहा नहीं जाता। और मुझे लगा, जिसको लगा मुझे क्लास में ये साहब थोड़ा सा अनअटेंटिव हैं, उन्हीं का नाम लेकर मैं पूछूंगा, भाई बताओ मैंने क्या बताया। तो एक बात तो ये मेरा सबसे निवेदन है कि क्लास में आपका कैमरा ऑन होना चाहिए, आपका पूरा अटेंशन होना चाहिए क्लास में। और आपका जहां आप बैठे, वहां का एम्बियंस ऐसा हो कि सारी चीजें आपका पूरा फुल फ्लेज चेहरा दिखे। और आप बल्कि कॉपी किताब लेकर, मैं करूँ कॉपी पेन लेकर बैठना चाहिए।
जिससे कि बहुत सारी बातें ऐसी आएंगी अपने में, जिसको होता है कि आपको लिखने की आवश्यकता पड़ जाए। मुझे याद है कुछ लोग लेके बैठते हैं क्लास में, सुरेश जी वगैरह हमेशा लेके बैठते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो केवल कंपनी गार्डन घूमने आते हैं। तो ऐसा घर में रह के हमको एहसास नहीं होना चाहिए। ये पहली बात है। दूसरी बात, हमको ये ध्यान करना है हमको कि ये हमारी क्लास जो है इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, और रिकॉर्डिंग दो दो तरह से हो रही है। एक तो हम जो इसमें बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, आप बोल रहे हैं, इसका जो ऑडियो है ये सारा का सारा रिकॉर्ड हो रहा है। दूसरा, इसमें आप लोगों के अटेंडेंस का भी रिकॉर्डिंग होगा, और उसके लिए भानु जी ने एक मेथडोलॉजी सजेस्ट की हुई है कि हम लोग ज्वाइन करने के बाद अपना नाम लिखें। जैसे हम लिखें मणि प्रभा, प्री पीएचडी, प्रेजेंट। ठीक है, 3 चीज लिखना है हमको, नाम, अपनी क्लास और प्रेजेंट। तो वो हमारा एक रिकॉर्ड में आ जाएगा कि हाँ मैं प्रेजेंट हूं। दूसरी बात, और तीसरी बात ये कि चूंकि मैंने कहा कि ये अपनी क्लास होनी है इंटरैक्टिव, ना मैं चुप रहूंगा ना आपको चुप रहने दूंगा मैं। लेकिन इस मेरे प्रयासों के बावजूद अगर किसी को लगता है कि मेरे मन में कोई प्रश्न है, कोई बात है, क्योंकि अब जिन बातों को हम जिक्र करेंगे वो सारी सारी हाईली टेक्निकल बातें हैं, टेक्निकल बातें हैं। वो उन शब्दों को आप लोगों ने पहली बार सुना, पहली बार आप लोग सुनेंगे, उनका मतलब समझेंगे, और जिनके सहारे आपको अपने साइनॉप्सिस का रिसर्च मेथोडोलॉजी लिखनी है। आप सबको मैंने आप सबसे रिसर्च प्रपोजल बनाने के लिए कहा था, उसमें एक सेक्शन था रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है आपकी, और आप सबके पसीने उसको लिखने में छूट गए थे। तो अभी आपको वो सब बातें ध्यान कराऊंगा मैं कि कैसे हम अपनी रिसर्च मेथोडोलॉजी को लिखते हैं। तो इसलिए आपको अगर मेरी कही बात में से कुछ समझ कम आता है या नहीं आता है, तो आपको उन बातों के बारे में पूछने के लिए अपने आप को अनम्यूट करना है, और एक बार संकेत कोई करना है। संकेत कैसे कर सकते हैं मुझे पता नहीं है इसके बारे में। जैसे जूम पर तो हम लोग हैंड रेज कराते हैं, यहाँ आप अपना नाम भी बता सकते हैं कि सर मणि प्रभा कुछ पूछना चाहती हूँ मैं, या मैं शुभम कुछ पूछना चाहता हूँ। तो आप लोग पूछ भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछ सकते हैं। लेकिन यह है कि क्लास में किसी को भी ऐसा नहीं है कि क्लास में ज्वाइन करके वो चाय चाय बनाने चले गए या ब्रश करने चले गए, इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए। आपको पता है मैंने कहा था कि जितना परिश्रम होता है पढ़ाने में, उसके लिए हम सबको तैयारी करनी पड़ती है, नोट्स बनाने पड़ते हैं, अपने विचारों को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है और बोलना पड़ता है। तो उतना ही हम चाहते हैं कि परिश्रम जो विद्यार्थी हैं, सुनने वाले, उनको भी करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि तभी क्लास में पढ़ाने में आनंद आता है और क्लास का आप सबको लाभ भी होगा। तो इन आरंभिक बातों के बाद अब हम थोड़ा सा काम की बात पे आते हैं। तीनों बातों को आप ध्यान रखेंगे, सभी अपना अपना धीरे धीरे अपना नाम, क्लास और प्रेजेंट लिख के सभी भानु जी को भेज देंगे, चैट बॉक्स में सभी अपना डाल देंगे। अब मैं आरंभ करता हूं लेक्चर। हम सबने अब तक हमारी काफी क्लासेस हो चुकी हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी की, जिसमें से अपना जो आरंभिक हिस्सा था जिसको हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन टू रिसर्च एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी, शोध और शोध प्रविधियों से हमारा परिचय, इस पर अभी हम सब ने काफी हद तक बातें कर ली हैं। लेकिन तब भी मैं एक बार आप सबको पिछली बातों से तारतम्य में जोड़ने के लिए, वो सारी बातें आपके अगर दिमाग से ओझल हो गई हैं, थोड़ा सा विस्मृत हो गई हैं, तो उनको एक बार थोड़ा सा दोबारा याद कराने के लिए मैं उन बातों को पुनः एक बार दोहराता हूं। और आप सबसे मैं इन बातों को, चूंकि इन बातों को हम पहले पढ़ा चुके हैं, इसलिए आपके स्मृति में कितनी बातें बची हैं इसके बारे में जानकारी करने के लिए हो सकता है कि मैं किसी नाम लेकर पूछूं भी कि आपके ध्यान में ये बात कितनी और कहां तक अभी तक टिकी हुई है, रुकी हुई है। तो हमने आरंभ किया था सबसे पहले कि व्हाट इज रिसर्च, शोध क्या है, या शोध से हमारा अभिप्राय क्या होता है। तो हम में से इसी विषय पर हमने बहुत लंबा चौड़ा बातचीत की थी क्लास में। तो हम में से किसी को ध्यान है क्या कि शोध क्या है, इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं?
बताइए, किसी कुछ बताना हो तो। शोध क्या है, इसके बारे में किसी कुछ कहना है? सर नए ज्ञान की खोज करना, ज्ञान में वृद्धि करना। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सुरेश जी, बहुत बढ़िया। अब तो काफी लोगों की मैं आवाजें पहचान गया हूँ, तो फोटो न दिखने पर आवाज से भी अपना काम चल सकता है। बहुत अच्छा कहा सुरेश जी आपने। लेकिन इसका एक, अगर मैं आपको पारिभाषिक जो परिभाषा लिखाऊं, साहित्यिक परिभाषा अगर मैं इसके बारे में बताऊं आपके बारे में, शोध के बारे में, तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें एक हम चिंतक का नाम भी आपको लिखा सकते हैं। जैसे एक चिंतक है, इनका इनका नाम है कर्लिंगर। कर्लिंगर नाम है। कर्लिंगर कहते हैं साइंटिफिक रिसर्च इज ए सिस्टमैटिक, पहला शब्द है सिस्टमैटिक, कंट्रोल्ड, एम्पिरिकल एंड क्रिटिकल। तो 4 शब्द प्रयोग किया इन्होंने, सिस्टमैटिक, कंट्रोल्ड, एम्पिरिकल एंड क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन of propositions about the presumed relationships about various phenomena। मैं फिर से अपनी बात को मैं and critical investigation of propositions about the presumed relationships about various phenomena। और एक और परिभाषा आप लोग लिख लीजिए, ये परिभाषा बुलमर की है, BULMER। ये कहते हैं सोशियोलॉजिकल रिसर्च, sociological research is primarily committed to establishing systematic, reliable and valid knowledge about the social world। तो ये दो मैंने आपको परिभाषाएं लिखाई जो रिसर्च मेथोडोलॉजी के साहित्य में आमतौर पे प्रयोग की जाती हैं। और इन दोनों परिभाषाओं में कुछ कीवर्ड्स हैं, कुछ इसमें मूल शब्द हैं जिनके आधार पे हम अपनी बात को आगे बढ़ा सकते हैं। वो शब्द कौन से हैं? पहली बात तो ये है कि कोई रिसर्च सिस्टमैटिक होना चाहिए। अगर कोई रिसर्च व्यवस्थित नहीं है तो उसको हम रिसर्च नहीं मानेंगे। दूसरा कहते हैं कि सोशल साइंस का रिसर्च कंट्रोल्ड होता है। कंट्रोल्ड का रिवर्स क्या होता है, उल्टा क्या होता है, विलोम क्या होता है? अनकंट्रोल्ड, स्वच्छंद, जिसको हम कह सकते हैं वेगाबॉन्ड, जिसका कोई दिशा नहीं हो, डायरेक्शन नहीं हो, स्वच्छंद। तो रिसर्च ऐसा नहीं होता है। रिसर्च हमेशा कंट्रोल्ड होता है, नियंत्रित होता है। हमें जिन जिन बिंदुओं का, जिन जिन चरों का, जिन जिन वेरिएबल्स का, जिन जिन फैक्टर्स का अध्ययन करना है, हम केवल उनको ही अपने रिसर्च के एम्बिट में, क्षेत्र में रखते हैं। बाकी चीजों से हमारा कोई मतलब ज्यादा नहीं रहता है। तो ये दूसरी बात है। दूसरी बात क्या है? कंट्रोल्ड होता है। तीसरी बात है साइंटिफिक, कि रिसर्च अगर हमारा साइंटिफिक नहीं हुआ, अगर हमने उसके लिए कोई प्रविधि, जो साइंटिफिकनेस के पैरामीटर्स हैं, अगर हमने उनका उपयोग नहीं किया, अगर हमने उनको नहीं ध्यान में रखा, तो भी हमारा रिसर्च वो जो प्रॉपर रिसर्च है उसकी श्रेणी में हमारा नहीं आ सकता है। एक और बात कहते हैं एम्पिरिकल। एम्पिरिकल का मतलब क्या होता है? एम्पिरिकल को हम कहते हैं ऐसा रिसर्च
जो हमारे जमीनी ज्ञान से, व्यवहारिक ज्ञान से उपजा हो। एम्पिरिकल मतलब होता है जो हमने करके देखा हो, जो हमने अपनी दृष्टि से देखा हो। तो इस प्रकार से उस रिसर्च को जिसको हमने देखा नहीं है, कर्लिंगर कहते हैं कि वो रिसर्च सच नहीं होता है, और इसलिए ये एम्पिरिकल को बहुत महत्व देते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था क्लास में कि एम्पिरिकल का जो कैरेक्टर है, ये जो तत्व है, ये रिसर्च का समग्र तत्व नहीं है, संपूर्णता का तत्व नहीं है। और सोशल साइंसेस में एम्पिरिकल रिसर्च का जो के साथ साथ जो एक रिसर्च की सबसे प्राचीनतम विधियों में एक रहा है, परंपराओं में एक रहा है, वो नॉर्मेटिव है। नॉर्मेटिव मतलब क्या होता है? जो हमारा मूल्य परक रिसर्च होता है, शोध होता है। तो जब भी हम बात कहते हैं एम्पिरिकल, तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि एम्पिरिकल कह के हमने केवल तस्वीर का एक पहलू हमने बताया, इसका दूसरा पहलू होता है नॉर्मेटिव। अधिकतर रिसर्च, जो रिसर्च फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क में है, जो रिसर्च थॉट के क्रम में है, जिस रिसर्च के आधार पे जो थिंकिंग प्रोसेस जनरेट होता है, ट्रेडिशंस बनते हैं, उनमें से ज्यादातर के आधारभूत तत्व के रूप में नॉर्मेटिव रिसर्च ही रहा है। इसलिए एम्पिरिकल का जब भी कोई व्यक्ति कहता है, जैसे कर्लिंगर ने कहा कि एम्पिरिकल बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है शोध का, तो हमको मानना चाहिए कि उन्होंने केवल आधी बात कही है। और नॉर्मेटिव रिसर्च अगर हमने नहीं रखा अपने परिप्रेक्ष्य में, अपने दृष्टिकोण में, तो रिसर्च की ये जो हमारी परिभाषा है वो अधूरी रहती है। और अंतिम उन्होंने कहा क्रिटिकल, आलोचनात्मक। ध्यान रखने की बात है कि जब भी हम कहते हैं आलोचनात्मक, तो आलोचनात्मक का 3 अर्थ हम समझ सकते हैं। पहला जो एक शब्द होता है आलोचना के लिए, उसको हम बोलते हैं निंदा। लेकिन निंदा बहुत बड़ा शब्द है, और निंदा का भाव हमेशा नकारात्मक होता है। इसलिए आलोचना का कभी भी अर्थ साहित्य में, शोध में, लेखन में निंदा के भाव से नहीं लिया जाता है। दूसरा, आलोचना का मतलब होता है कि किसी चीज का खंडन करना, किसी चीज को रिफ्यूज करना, किसी चीज को रिजेक्ट करना, किसी चीज से अपनी पूरी तरह से असहमति जताना। ये निंदा से थोड़ा सा मॉडरेट, थोड़ा सा नीचे का भाव है। और इसके अंतर्गत जो बहुत स्थापित आलोचक हैं, जो बहुत ट्रेंड, प्रशिक्षित, मूर्धन्य समालोचक हैं, तो उनको ये अधिकार है कि वो किसी भी बड़े विद्वान का, लेखक का, चिंतक की काम की आलोचना कर सकें। जैसे जब 1971 में जॉन रॉल्स की किताब आई थी, अ थियरी ऑफ जस्टिस, तो ऐसा मानते हैं कि जॉन रॉल्स की ये किताब जो थी, जो क्लासिकल वेस्टर्न फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन है, जो पाश्चात्य चिंतन परंपरा का जो शास्त्रीय जो रूप है, उसकी ये अंतिम कृति मानी जाती है। इसके द्वारा एक न्याय की नई अवधारणा का प्रतिपादन जॉन रॉल्स ने किया था, और उनका जो मूल भाव था वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी का जो परंपरा होती है, उसमें उसमें इनकी किताब लिखी गई है। और उसमें इन्होंने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया वो था जस्टिस एज फेयरनेस, जस्टिस एज फेयरनेस। लेकिन उनकी इस बात से, उनकी कही गई बातों से बहुत सारे लोग सहमत नहीं थे। तो कई लोगों ने इनका क्रिटिक लिखा। माइकल क्रोजियर ने लिखा इनका क्रिटिक, वॉल्जर ने लिखा इनका क्रिटिक,
तो इस प्रकार से ऐसे जो मूर्धन्य लेखक होते हैं वो क्रिटिक लिख सकते हैं, लेकिन आप जैसे जो शोधार्थी हैं, जो नवोदित लेखक होते हैं, उनके लिए आलोचना का क्रिटिकल होने का अर्थ क्या होता है? वो ये होता है कि हम उनकी किसी लेखक की बात से होता है अपनी असहमति ना जताएं, हम उसकी बात को समग्रता में खारिज करने का हमारे पास सामर्थ्य ना हो, परंतु अपने जो भी ज्ञान है, जो भी हमारा चिंता, हमारी दृष्टि है, उसके आधार पे हम उसमें कुछ जोड़ घटा तो कर ही सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हमने कर्लिंगर की परिभाषा पढ़ी शोध की, और हमने कहा कि उन्होंने जिन 4 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान दिलाया है कि सिस्टमेटिक हो, कंट्रोल्ड हो, एम्पिरिकल हो, क्रिटिकल हो, हमने कहा कि अगर वो केवल एम्पिरिकल आधार को ही मानते हैं, कि इसी के आधार पर शोध को मानते हैं, तो ये उनकी चेतना, ये उनका बोध गलत है। क्योंकि नॉर्मेटिव या जो मूल्य परक अगर हम परंपरा को शोध नहीं मानते हैं, अगर उसको हम चिंतन नहीं मानते हैं, तो फिर तो बहुत सारा जो ज्ञान का सृजन हुआ है पारंपरिक रूप से, वो तो इसके इस दायरे से बाहर हो जाएगा। इसलिए हमने इस बात को हमने जोड़ा। तो आप लोगों को अब आप लोग जो भी लिखें, जो भी सुने, सोचें, अभी इसने बताया कि शुभम कुछ लिखते रहते हैं, तो इसमें लिखने हमारा क्या बात होती है कि जो भी घटना हो रहा है, जो भी हम प्रक्रिया देखते हैं, जो भी हमारे ध्यान में कोई तथ्य आता है, तो उसके बारे में हमारा चिंतन क्या है, हमारी अपनी सोच क्या होती है। उस सोच के बारे में हम जब अपने मत को व्यक्त करते हैं, तो वास्तव में वो आलोचनात्मक ही हो जाता है, और आलोचना से निकली हुई बात को ही हम लेखन शैली को हम बोलते हैं कि ये हमारा एनालिटिकल, विश्लेषणात्मक लेखन होता है। तो शोध के बारे में ये सारी बातें हम सबको ध्यान करनी होती है कि जब भी हम शोध करते हैं, तो शोध हमेशा सिस्टमेटिक होना चाहिए, वो कंट्रोल्ड होना चाहिए, हमारा जो शोध का दायरा है। इसलिए जब भी हम रिसर्च डिजाइन अपना बनाते हैं, तो उसमें हम जरूर लिखते हैं स्कोप ऑफ द स्टडी, इस अध्ययन का जो परिक्षेत्र क्या है, स्कोप क्या है, या हम लिखते हैं लिमिटेशंस, इसकी मर्यादा क्या है। ऐसा लिख के हम अपने शोध का जो परिक्षेत्र है, इसकी जो मर्यादा है, इसका जो नियंत्रित क्षेत्र है, उसको हम व्यक्त करते हैं। एम्पिरिकल हम कह सकते हैं कि अधिकतर शोध जो होता है वो आमतौर पर एम्पिरिकल होता है, लेकिन नॉर्मेटिव शोध की भी अपनी बहुत बड़ी परंपरा रही है। और आलोचनात्मक रूप से अगर हमने जिन चीजों को, जिन तथ्यों को, साक्ष्यों को, डेटा को, सांख्यिकी को अगर हमारे पास आया और उसको हमने अपनी आलोचनात्मक दृष्टि से नहीं देखा, नहीं समझा, नहीं हमने उसका विश्लेषण किया, तो भी हम किसी नई बात को कह नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से ये शोध की ये वृत्ति, ये विशेषताएं इन लोगों ने बताई हैं। अब इन परिभाषाओं के आधार पे हम इन्हीं जो हमने विषय रखा, जो हमने बातें बताई, हम शोध की विशेषताओं का भी वर्णन कर सकते हैं कि शोध की विशेषताएं क्या होती हैं। कोई शोध हम कैसे मानते हैं कि अगर वो शोध सिस्टमेटिक होता है, अगर वो कंट्रोल्ड रूप से होता है, उसमें जो एम्पिरिकल या नॉर्मेटिव ट्रेडिशन में शोध किया गया होता है, या तो वो किसी व्यक्ति के मूल्य परक चिंतन से निकला हुआ हो, या वो कुछ साक्ष्यों, तथ्यों, घटनाओं, आंकड़ों के आधार पर उसको हम मान सकते हैं। शोध में आमतौर पे जो रिलायबिलिटी का भी तत्व आता है कि ये रिलायबल हो, वैलिड हो, रिगरस होना चाहिए, और इस अंत में जो हम शोध का जिस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, जिन बातों पर हम अंत में आते हैं,
तो वो एक प्रकार से किन्हीं नई संस्थापनाओं, नए विचारों, नए सिद्धांतों या किसी पूर्व की बात के बारे में ही, किसी पूर्व के विषय में ही नई संस्थापनाओं का, नई चीजों का उद्घाटन जरूर होना चाहिए। तो इस प्रकार से शोध का जो अर्थ होता है उसको ध्यान रखना चाहिए कि हम कभी भी किसी भी प्रकार से जो अव्यवस्थित, अनियंत्रित, अवैज्ञानिक तरीके से आलोचना रहित जो भी कार्य होते हैं उनको हम शोध नहीं मान सकते हैं। और इसलिए किसी शोधार्थी के लिए बहुत आवश्यक होता है कि वो ये निर्णय जरूर करे कि क्या शोध है और क्या शोध नहीं है। मुझे याद है, एक दृष्टांत में आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं मैं, कि मैं जब जामिया हमदर्द में पढ़ाया करता था मैं, तो वहां पर 2 डिपार्टमेंट्स थे, है अभी। एक का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज और एक का नाम है सेंटर फॉर फेडरल स्टडीज। तो हमारे एक हेड थे वहां पर, प्रोफेसर अख्तर मजीद साहब नाम था उनका, अब तो दिवंगत हो गए हैं वो। तो वो कहा करते थे कि यार देखो, इस देश में ऐसे लोग हैं कि जो 5 बार की नमाज पढ़ लेता है वो अपने आप को इस्लामिक स्टडीज का एक्सपर्ट मान लेता है, कि इस्लामिक स्टडीज के बारे में जितने भी शोध है, सिद्धांत हैं, व्यवहार हैं, परिपाटियां हैं, चिंतन है, साहित्य है, उस सब के बारे में वो एक्सपर्ट आदमी है वो। और जो व्यक्ति केवल रोज 1 या 2 अखबार पढ़ लेता है वो अपने आप को इंडियन फेडरलिज्म का, भारतीय संघीय व्यवस्था का एक्सपर्ट मान लेता है। तो ऐसी वृत्तियां बहुत प्रकार से होती हैं। हम सब जानते हैं कि व्यक्ति का जीवन है, जब वो अपने जीवन में विभिन्न चीजों को देखता है, समझता है, चिंतन करता है, तो अपने मन में उसके मन में बहुत बार ऐसी भ्रांतियां आती हैं कि अब तो मैं भी बहुत बड़ा ज्ञाता हो गया हूं, मैं भी चिंतक हो गया हूं और मैं भी इसके विषय में कुछ बातें शोधपूर्ण रूप से कह सकता हूं। परंतु उसका, उन लोगों का इस प्रकार का चिंतन बहुत भ्रामक है, क्योंकि मैंने कहा कि केवल नमाज पढ़ना और केवल अखबार पढ़ना या किसी भी प्रकार से किसी चीज के बारे में चलता फिरता ज्ञान प्राप्त कर लेना, वो किसी भी तरह से शोध का समरूप नहीं हो सकता है। शोध लंबी प्रक्रिया होती है, बहुत रिगरस, बहुत ये कठिन प्रक्रिया होती है। और इसलिए जो लोग शोध के क्रम में रत रहते हैं, जो लोग शोध के कार्य को संपन्न करते हैं, उनके लिए विशेष प्रकार का प्रशिक्षण, परिश्रम, समय, दृष्टि ये होना बहुत आवश्यक होता है। और इसलिए शोध के बारे में हम सबको कभी भी किसी भी प्रकार से अगर कोई भ्रांति हो, तो जो मैंने आपको विशेषताएं बताई, जो मैंने आपको ये जो 4-5 आधारभूत विशेषताएं बताई मैंने, इन विशेषताओं के आधार पर हमको ये ध्यान करना है कि इन बातों को लेकर ही शोध हो सकता है। अगर ये बातें हमारे पास नहीं है तो शोध का अपना जो ये कार्य है ये समग्र रूप से सार्थक नहीं हो सकता है। तो ये तो थी बात शोध का अर्थ और स्वरूप। अब इसके बारे में किसी कुछ कहना है क्या, किसी कुछ पूछना है, किसी कुछ अपनी बात जो जोड़नी घटानी हो तो अपने आप को हाँ सर, मुझे पूछना था सर, मुझे पूछना था। हाँ, नाम बताइए। अनीता वर्मा। अनीता। हाँ सर, अनीता। हाँ सर, आपने कहा कि क्रिटिकल सिर्फ 2 ही प्रकार के होते हैं, निंदा और खंडन करना, या मतलब कोई और भी प्रकार होते हैं? तीन प्रकार। हाँ, 3 प्रकार होता है। तो तीसरा क्या होता है? हेलो। हाँ सर, तीसरा वाला पहला मैंने हाँ, आप कहाँ थी? आप क्लास में थी कहीं और आप चली गई थी उठ के? नहीं तो मैं तो यही पे। अच्छा, मैं यही पे हूँ। मुझे 2 सुनाई पड़ा, एक निंदा खंडन करना और फिर आपने कहा थोड़ा सा मॉडरेट होते हैं। हाँ। जी। पहला होता है निंदा, जिसको हम बोलते हैं बहुत कड़ा शब्द प्रयोग करना। निंदा होता है कि जो
निंदा का अर्थ होता है कि हम एक प्रकार से उसके बारे में अपना बहुत तीव्र आक्रोश व्यक्त करते हैं, हाँ, उसके बारे में कड़ा तो शब्द निंदा कड़ा करते शब्द हैं जो करके। भी। जी 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 जी, जिस भी प्रकार से जिस भी जब संसार में जीवन में किसी भी प्रकार से हम लोग हर दृष्टि से अस्वीकार्य लेखन कार्य को देखते हैं, उसकी हम निंदा करते हैं, तो वो भी एक आलोचना का रूप होता है। दूसरा मैंने कहा कि उसका थोड़ा सा और मॉडरेट रूप होता है, जिसको हम बोलते हैं समालोचना, जिसको हम बोलते हैं समालोचना होता है। समालोचना। जी जी, ये इसके अंतर्गत हम खंडन ही करते हैं, हम उनकी बात को अस्वीकार करते हैं, हम उनकी बात का खंडन करते हैं और हम कहते हैं कि उनकी बात जो है वो पूर्ण सत्य नहीं कह रही है, नहीं है। ठीक है जी। और लेकिन ऐसा होता है कि अगर हम किसी बहुत बड़ी चीज का, अगर हम किसी बड़े मूर्धन्य विद्वान का या किसी बहुत बड़ी नीति का अगर हम खंडन करें, जैसे मान लीजिए कि जिन लोगों ने नेहरू जी की गुट निरपेक्षता की नीति की समालोचना की होगी, तो वो ऐसे ऐसे लोग नहीं रहे होंगे, क्योंकि समालोचना जब हम किसी चीज की करते हैं तो हमारे ऊपर ये दायित्व तो आ जाता है कि अगर हमने कहा कि ये ठीक नहीं है तो ठीक क्या है, इसका विकल्प भी हमको देना चाहिए। हाँ, देना चाहिए, देना पड़ता है तो फिर वही मतलब मैंने कहा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन चाहिए हमको। और इसलिए जो लोग इस प्रकार के विकल्प देने की स्थिति में नहीं रहते हैं तो उनको आमतौर पे समालोचना जो है वो उस अर्थ में नहीं करनी चाहिए कि वो उस बात का खंडन कर दे या उसको अस्वीकार कर दें, परंतु हम जैसे जो अभी नवागत जो नवोदित शोधार्थी हैं, तो हम सबके लिए क्या होता है, अगर हम किसी चीज को ऐसे स्वीकार कर ले तो वो भी ठीक नहीं है कि भाई इन्होंने तो बिना उसको पढ़े समझे कुछ बात नहीं जोड़े स्वीकार कर लिया। तो ऐसे नवागत जो नवोदित जो शोधार्थियों के लिए आवश्यक होता है कि वो किसी भी बात में जो उनका पूर्व का अध्ययन है, पूर्व का उनका ज्ञान है, अपनी उनकी अनुभूति है, अपना उनका अनुभव है, उनकी परंपरा है, तो इसके आधार पे उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, उसमें कुछ जोड़ सकते हैं। तो उसमें हम ये उसको कहने का तरीका ये होता है उसमें कि हम कहते हैं कि हाँ, हालांकि इनका सिद्धांत, इनका चिंतन नवीन है, व्यापक है, बहुत प्रेरक है, क्रियात्मक है, परंतु इस बात को भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि उनकी कही बात में इस प्रकार का विषय भी आता है। जैसे अभी मैंने जो कर्लिंगर की डेफिनेशन मैंने बताई रिसर्च की, तो उसमें उन्होंने कहा था कि ये सिस्टमेटिक, कंट्रोल, एम्पिरिकल और क्रिटिकल होना चाहिए। तो मैंने कहा कि शोध की एक जो परंपरा है, पद्धति है, जो नॉलेज की एक परंपरा है, वो नॉर्मेटिव भी है, वो मूल्य परक भी है वो, और उस परंपरा को अगर हम खारिज कर देंगे तो फिर हमारा शोध संभव नहीं हो पाता है। जो भी मूलतः जो पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल फिलॉसफी, पॉलिटिकल हिस्ट्री और जो पॉलिटिकल परंपराएं हैं, उनके ऊपर जो शोध होता है वो वास्तव में वो नॉर्मेटिव ही शोध होता है। तो किसी भी कही बात में, किसी की कही बात में, चिंतन में, सोच में अगर हम कोई नई बात जोड़ते हैं तो वो भी एक प्रकार से क्रिटिकल होने के दायरे में ही आता है। क्रिटिकल का जो, अगर हम इसका एंटोनिम, इसका हम विपरीतार्थ शब्द अगर हम खोजें क्रिटिकल का, तो इसको हम कह सकते हैं एफर्मेटिव, एफर्म होना, किसी चीज को कंफर्म करना। तो कंफर्म करना और क्रिटिक करना, कंफर्म होता है हमने सही कहा, ठीक है ये बात ठीक है, हमने इसको मान लिया। क्रिटिक हमने कहा तो हमने कहा नहीं, इसमें ये कमी न्यूनता, इसको हम यहाँ पर ये जोड़ रहे हैं। तो शोधार्थी जो होते हैं उनको हमेशा क्रिटिकल व्यू रखना ही चाहिए। तो अभी जैसे आपने कहा था, किसने कहा था कि या शुभम ने शायद कहा था कि हमको किसी भी विचारधारा के साथ अपने आप को जोड़ना नहीं चाहिए। तो मैंने उनसे कहा था कि ठीक है, इसको हम ऐसे कहते हैं कि मेरा मत है, मैं समझता हूँ, क्योंकि विचारधारा से एक ज्ञान की परंपरा ये भी कहती है कि ऑल नॉलेज
इन द वर्ल्ड इज सब्जेक्टिव। संसार में जितना भी ज्ञान है वो सब का सब ज्ञान व्यक्तिपरक है। वो हर ज्ञान हर व्यक्ति के लिए अपने अलग अलग तरह से है। वो उसमें कोई अकर्षक नहीं। जैसे अब कोई भी किसी भी देश की नीतियां हैं, किसी भी देश का कोई व्यवहार है, किसी का व्यक्तित्व है, या हम ये भी कह सकते हैं कि एक गिलास में जो पानी होता, आधा गिलास अगर भरा होता है तो उसको देखे सबका दृष्टि अलग होती है। कोई उसको आधा खाली, कोई उसको आधा भरा हुआ कहता हाँ। तो ये इसी प्रकार से जो मार्क्सिज्म है, बहुत लोग हैं जो मार्क्सिज्म के नाम पे अब अपने अपने प्राण देने को तैयार हैं। बहुत लोग हैं जिनके लिए मार्क्सिज्म जो है वो सबसे जो ये जो है रिफ्यूटेबल आइडियोलॉजी है, कहते हैं इसको तो स्वीकार कर देना चाहिए। तो इसीलिए हमारा अपना जो चिंतन होता है, आमतौर पे ये आवश्यक माना जाता है कि शोध की जो हमारी क्रिया होती है वो वैल्यू फ्री होनी चाहिए। वो उसमें हमारा मूल्य जितना न्यूनतम हो उतना अच्छा होता है। लेकिन हमको यहाँ पर दो शब्दों में अंतर करना पड़ेगा। एक शब्द है वैल्यू और एक शब्द है बायस। बायस होता है पक्षपात होना, वैल्यू होता है अपने मूल्य को अपने पास रखना। हमारा जो चिंतन प्रक्रिया है, हमारे जो उसूल हैं, उसको अपने साथ रखना। तो सोशल साइंस रिसर्च में ऐसा माना जाता है कि कोई भी शोध, कोई भी चिंतन, कोई भी लेखन ये वैल्यू न्यूट्रल नहीं हो सकता है। जब भी व्यक्ति कोई चीज सोचता है, कहता है, लिखता है, तो उसमें अपने उसके मूल्यों की झलक, उसके विश्वासों का जो एक रिफ्लेक्शन हो ही जाता है। लेकिन बायस नहीं चाहिए। बायस क्या होता है कि हमारे समक्ष जो विभिन्न प्रकार के वेरिएबल, चर, तथ्य, प्रक्रियाएं मौजूद हैं, उनमें हम एक का साथ देने लगते हैं। ये नहीं चाहिए, बायस नहीं चाहिए। तो अगर आइडियोलॉजी के नाते शुभम का कहना था कि हम बायस्ड ना हो तो उनकी बात ठीक है, बायस कभी नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर उनका कहना था कि हम अपने वैल्यू प्रेमिसेस को ही भूल जाएं और हम मान लें कि नहीं, जो भी कोई कह रहा है वो सब ठीक कह रहा है, तो इस दृष्टि से इस आधार पर शोध हमारा नहीं हो सकता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो अनीता ने कहा कि हम सबके लिए क्रिटिकल होने का क्या अर्थ है, हम सबके लिए क्रिटिकल होने का ये अर्थ होता है कि किसी भी दिए गए सिद्धांत के बारे में, किसी व्यवहार के बारे में, तथ्य के बारे में, आंकड़ों के बारे में जो भी हमारे समक्ष जो निर्मितियां, जो फाइंडिंग्स आ रही हैं, या जो विचार हमारे समक्ष हैं, उन विचारों के बारे में हम अपना चिंतन जरूर, अपना दिमाग जरूर लगाएं, और उस चिंतन प्रक्रिया के पश्चात हमारे मन में क्या नई बातें आती है उसको जोड़ने घटाने के काम को हम क्रिटिकल होना कहते हैं। और इसलिए मान लीजिए जब कोई कुछ लेख लिखता है, जैसे एक बुक रिव्यू भेजा है अनुराधा ने, तो अनुराधा ने बुक रिव्यू के नाते केवल एक उस पुस्तक में क्या क्या बातें कही गई हैं उन्होंने खाली उन्हीं बातों को लिखा है। जबकि बुक रिव्यू खाली इतना नहीं होता है। बुक रिव्यू ये भी होना चाहिए कि हम उस पुस्तक में जो बातें नहीं कही गई हैं उसको बताएं कि इन बातों को नहीं कहा गया है इसमें, वो किस परफेक्शन लिखी गई है ये भी हम बताएं कि ये एक निश्चित स्वार्थ को लेकर, निश्चित बातों करने के लिए लिखी गई है, इसलिए इसके द्वारा दूसरे पक्ष को इसमें नहीं स्वीकार किया गया है, नहीं अंगीकार किया गया है। तो इस प्रकार से अगर हम क्रिटिकल या एनालिटिकल नहीं रहते हैं अपने लेखन में, चिंतन में, तो वो शोध को सही दिशा में नहीं ले जा सकता है। ठीक है। और किसी कुछ कहना है क्या? नहीं सर। और है कोई भाई? क्या रोहित है क्या क्लास में? रोहित है क्या क्लास में? रोहित सर राजकिशोर में। रोहित नहीं है क्या? सर मैं राजकिशोर बोल रहा हूँ। नहीं राजकिशोर जी आप तो बोल रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि रोहित क्लास में है या नहीं है, चला गया? भानु जी? जी सर।
सर रोहित रोहित क्लास में तो है सर, बट वीडियो ऑफ है सर। हाँ उस वक्त वो गायब हो गया है, इसलिए उसने अपना कानून लीड वगैरह हटा दिया है और वो लगता है कहीं बाहर टहलने। कोई बात नहीं, हाँ बताएं चार पांच राजकिशोर जी। कौन है सर ऐसे? सर क्या क्रिटिकल और एनालिटिकल सेम बातें हैं या इनमें कुछ अंतर होगा? जी अंतर है। ये देखो एक शब्द हम प्रयोग करते हैं जिसको हम बोलते हैं जोनर, मतलब श्रेणी, श्रेणी बोलते हैं। श्रेणी दोनों की एक है, दोनों एक ही परिवार के शब्द हैं, लेकिन क्रिटिकल जो है वो मूल में होता है। मूल बात क्या है क्रिटिकल, कि हम पहले अगर किसी चीज के बारे में हम क्रिटिकल नहीं होंगे तो एनालिटिकल हम हो ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए क्रिटिकल होने का मतलब मैंने कहा कि जब हम अपना मस्तिष्क किसी चीज में लगाते हैं, ठीक है ना, हमने कोई चीज पढ़ा, देखा, समझा और उसके बारे में हमने अपना चिंतन लगाया, तो इसको हम क्रिटिकल बोलते हैं। लेकिन एनालिटिकल क्या होता है? एनालिटिकल बात इसके आगे जाती है। जब हमने कहीं पर अपना ध्यान लगाया तो हमारे मन में दोनों प्रकार के विचार आते हैं। हम किसी चीज की तारीफ भी कर सकते हैं, हम किसी चीज की आलोचना भी कर सकते हैं। तो एनालिटिकल होने में क्या होता है कि एनालिटिकल में हम प्रशंसा और समालोचना दोनों कर सकते हैं, दोनों निहित होता है। और इसलिए जब क्रिटिकल कहीं पर लिखा जाता है तो उसमें आमतौर पे समालोचना के भाव का ही अभिव्यक्ति होती है कि उसमें क्या क्या न्यूनताएं हैं, क्या क्या उसमें कमियां हैं, क्या क्या उसमें आप जोड़ सकते हैं, इसको आप बताइए सर। किंतु एनालिटिकल, हाँ सर इसका मतलब केवल क्रिटिकल होने से अच्छा एनालिटिकल होना ज्यादा अच्छा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो इसी बात पर तो मैं आ रहा था, मैं इसी बात पर मैं आ रहा था कि इसलिए सामान्य तौर पर जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं या जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है एनालिटिकल बताइए, या एनालिस्ट ने ये कहा, या ये विश्लेषण किया गया है, या ये विश्लेषक ने ये बात कही। क्योंकि एनालिटिकल जो होता है वो होता है कि अपनी समझी हुई बात को दोनों प्रकार से कहना। हम किसी चीज के समर्थन में भी आ सकते हैं और उसके हम आलोचना में भी आ सकते हैं। इसलिए क्रिटिकल को आमतौर पर हम क्रिटिकल के नाम से चीजों को जब हम कहते हैं तो हम केवल समालोचना को ही देखते हैं, जबकि एनालिटिकल में दोनों भाव समाहित होते हैं। और इसलिए एनालिटिकल जो होता है वो ज्यादा व्यापक शब्द है, उसके द्वारा हम ज्यादा चीजों को समाहित कर पाते हैं क्रिटिकल के बजाय। लेकिन चूंकि शोध में हमारे लिए क्रिटिकल होना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि अगर हम किसी चीज की न्यूनता नहीं समझेंगे, कमी नहीं समझेंगे, तो उसमें हम अपनी नई बात को जोड़ेंगे कैसे। और इसलिए शोध में एनालिटिकल जो है उसका हम कम सम्मान करते हैं, उसको हम कम महत्व देते हैं, और क्रिटिकल को हम ज्यादा महत्व देते हैं। लेकिन शोध से अलग चीजों में, लिखने में, बातचीत में, कहीं पर बहस में हिस्सा लेने में, वाद विवाद में, हम एनालिटिकल हमको ज्यादा होना चाहिए क्रिटिकल के मुकाबले। और कोई विषय क्या भानु जी? हेलो। तो इसके साथ ही आज की हम अपनी क्लास पूरी करते हैं। और आप में से अगर किसी के पास प्रश्न नहीं है तो अच्छा हुआ, इसका मतलब आप बात समझ गए होंगे। लेकिन हम सबको ध्यान करना चाहिए कि क्लास में हमारा, जैसे हमारी इंटरेक्शन हमारा होता है फिजिकल क्लास में, उसी प्रकार का इंटरेक्शन हमारा यहाँ भी होना चाहिए। तो आज हमने कुछ बातों को रिवाइज किया। अगली क्लास अब अपनी मंडे को 9:30 बजे ही होगी, और उस क्लास में जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा वो टॉपिक अपना रहेगा टाइप्स ऑफ रिसर्च। तो शोध की विभिन्न प्रकार की जो प्रविधियां हैं ये कौन कौन सी होती हैं, और हमारे अपने काम की कौन सी प्रविधि हो सकती है। अभी तक आप लोगों ने अपने अपने टॉपिक्स का चयन कर ही लिया होगा, बहुत समय निकल गया, काफी काम तो हमने पहले ही आपका करा दिया था। लेकिन इसके बाद आपका
क्लियर हो गया होगा मामला। तो आपके टॉपिक में कौन सी प्रविधि काम की होगी उसको आपको समझना है। बुक्स मैंने आपको पढ़ने के लिए पहले ही बताई हुई है इसलिए अब मंडे वाली क्लास में आप लोग थोड़ा सा पढ़कर आइएगा टाइप्स ऑफ रिसर्च का विषय जो है, जिससे कि हम सब क्लास में और ज्यादा सक्रियता से अपनी सहभागिता कर सकें। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। किसी कुछ कहना हो तो ठीक बात है, नहीं तो भानु जी क्लास को आज भी आप समाप्त कीजिए यहीं पर आप। थैंक यू सर। भानु। हाँ जी सर। हेलो। हाँ भानु जी क्लास सर। समाप्त करो, क्लास समाप्त करो। ठीक है। ठीक है सर।